अ, ताई श्रीनिधि भिक्षा योजना क्या है? और श्रीनिधि हम्म, भिक्षा योजना हमने क्यों शुरू की? और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका क्या महत्व है? और भिक्षा से संबंधित अन्य ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जो सभी को समझने चाहिए? हम्म, हाँ, ठीक है। श्रीनिधि भिक्षा योजना पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रकल्प है। यह केवल आर्थिक नहीं है, उसके साथ शैक्षिक पहलू भी जुड़े हैं और वे शैक्षिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करना चाहता है, इसलिए भारत में शिक्षा की जैसी व्यवस्था थी ऐसी ही पुनः स्थापित होनी चाहिए। इस दिशा में विद्यापीठ प्रयत्नशील है। भारतीय शिक्षा के तीन पहलू हैं। एक है ज्ञानात्मक, दूसरा है व्यवस्थात्मक और तीसरा है आर्थिक। आजकल भारतीयता की जब बात आती है तो शिक्षा के ज्ञानात्मक पहलू पर तो विचार किया जाता है और उसके आधार पर कुछ गुरुकुल चलते भी हैं, परंतु उसका व्यवस्थात्मक और आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए, यह भारतीय सिद्धांत है। अर्थनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि वह निशुल्क होनी चाहिए और निर्वेतन भी होनी चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ने के पैसे नहीं देने पड़ने चाहिए और शिक्षक को पढ़ाने के पैसे मांगने का विचार भी नहीं आना चाहिए। ये इसके पहलू हैं। परंतु अ, अर्थनिरपेक्ष पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए हम बनाएंगे तो गुरुकुल का योगक्षेम तो चलना चाहिए। एक विद्यालय चलाना बहुत बड़ी बात है, उसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, अनेक प्रकार के संसाधन चाहिए। उसमें जुड़े हुए आचार्यों और छात्रों का योगक्षेम भी चलना चाहिए। कल्पना तो ऐसे है कि छात्र गुरुकुल में निवास करके अध्ययन करेंगे, तो उनका भी भोजन है, निवास है, वस्त्र है, आचार्यों की गृहस्थी है और पूरे गुरुकुल का व्यवस्था तंत्र भी पैसे से ही चलता है। धन चाहिए उसके लिए। ये धन कहाँ से आएगा? ये धन समाज से आएगा। समाज के पास से कैसे प्राप्त होगा? तो विद्या गुरुकुल के आचार्य और छात्र दोनों ही समाज के पास जाएंगे, अपने गुरुकुल के बारे में बताएंगे, अपनी आवश्यकता के बारे में भी बताएंगे और सहयोग मांगेंगे। ये भिक्षा के रूप में मांगेंगे। ये भिक्षा तो हमारी बहुत ही निरंतर चलने वाली परंपरा रही है कि गुरुकुल के आचार्य और छात्र भिक्षाटन के लिए जाएंगे। तो ये आज तो ये सर्वथा अपरिचित और कदाचित अस्वीकार्य ऐसी कल्पना लगती है। ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा ही कोई भी कहेगा। परंतु शिक्षा को अर्थनिरपेक्ष बनाने के और आचार्य और छात्र को भिक्षा मांगने के अनेक निहितार्थ हैं। इससे शिक्षा की स्वायत्तता भी बनी रहेगी, आचार्यों और छात्रों का दायित्व है उसकी भावना भी बनी रहेगी और समाज को भी अपना दायित्व बोध होगा। ऐसी सारी बातों का क्रियान्वयन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने श्रीनिधि भिक्षा योजना का प्रारंभ किया है। यह वर्ष इसका तीसरा वर्ष है। हम क्या करते हैं, वर्ष के 12 मास में से एक मास भिक्षा मास होता है। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तक का होता है। इस मास के दौरान विद्यापीठ के सभी आचार्य और छात्र
भिक्षाव्रती होते हैं। हर एक भिक्षाव्रती अपनी अपनी योजना बनाकर समाज से भिक्षा मांगने का क्रम बनाता है। समाज भिक्षा देता है और उस भिक्षा से पूर्ण वर्ष भर का पुनरुत्थान विद्यापीठ का निर्वाह होता है, योगक्षेम चलता है। हमारा इसका अनुभव अनेक प्रयास करने पर ही, पूर्व तैयारी करने पर ही चलता है, परंतु अनुभव कुल मिलाकर अच्छा होता है। हमारा समाज कितना भी अर्थ के पीछे पड़ा हो, तो भी समाज हित का कोई भी काम पैसे के अभाव में रुकने नहीं देता है, ऐसा रुकता भी नहीं है। यह हमारा और इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य में जुटे हैं ऐसे सभी लोगों का अनुभव है। इसलिए हम यह जो भारतीय भिक्षा परंपरा है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए आचार्यों के, छात्रों के, अभिभावकों के और भिक्षादाता समाज के मन, मस्तिष्क और हृदय में पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने उसको श्रीनिधि भिक्षा योजना ऐसा नाम दिया है और हम उसको अच्छी तरह से संचालित भी करते हैं। हरिओम। ये विस्मृति कैसे हुई भिक्षा की? आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ हमारे समाज में अस्तित्व नहीं था, और अस्तित्व रहा होगा तो कुछ सन्यासी रहे होंगे जो भिक्षा मांगते थे, न कि शिक्षा में ऐसा रहा था। थोड़ी भी यदि हमारी शिक्षा परंपरा की जानकारी हमको है, तो हमें ध्यान में आएगा कि सन्यासी तो भिक्षा मांगते ही हैं, लोगों को यह स्वीकार्य भी है, परंतु गुरुकुलों के उदाहरण देखेंगे तो गुरुकुलों में आचार्य और छात्र भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, ऐसा तो बार बार उल्लेख आता ही है। राजा हो या रंक हो, सभी घरों के छात्र गुरुकुल में निवास करते हैं, तो भिक्षाटन के लिए जाना उनके दिन क्रम का एक स्वाभाविक अंग ही है और सब जाते हैं। इसलिए ये परंपरा तो बनी रही है, परंपरा तो है पूर्व में भी। हाँ, इसमें इतना है कि सन्यासी होते हैं, वे अन्न की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि सन्यासी अपना भोजन नहीं बनाते हैं। उनके लिए निषेध ही है कि स्वयं अपना भोजन सन्यासी नहीं बनाएंगे, वो अन्न की भिक्षा मांगेंगे। परंतु आचार्य छात्र गुरुकुल के लिए जो मांगते हैं, वो सामान्य रूप से धान्य की भिक्षा मांगते हैं, ऐसा प्रचलन में है। आवश्यकता पड़ने पर वस्त्र की भी या जीवन निर्वाह की अन्य बातें होती है, वे भी भिक्षा में उनको प्राप्त होती है। आवश्यकता अनुसार आचार्य और कुलपति तय करते हैं कि हमें किस बात की भिक्षा मांगनी है। रही बात इसके विस्मृति कैसे हुई, तो धीरे धीरे हमारा देश विचारों की दृष्टि से परिवर्तित होता रहा है। 1000 वर्षों से आक्रमणों का शिकार बनता रहा है। ये आक्रमणों का प्रतिरोध करते करते अनेक मूल्यवान बातों की ओर समाज का ध्यान कम हुआ है। मुगल काल में और ब्रिटिश काल में ये परिवर्तन बहुत प्रभावी ढंग से हुआ। ब्रिटिशों ने तो सारी व्यवस्था बदल दी। भारत में जो स्वायत्त और अर्थनिरपेक्ष शिक्षा होती थी, 18वीं 19वीं शताब्दी तक चलती भी थी गांवों में, वो सारी बदल गई, वह सरकार के नियंत्रण में आ गई और अर्थ केंद्रित जीवन रचना समाज जीवन का आधार बन गई। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि विद्या, अन्न और औषध खरीदने बेचने के वस्तुएं नहीं है,
वो अब धीरे धीरे बदलने लगा और अन्न भी बिकने लगा, विद्या भी बिकने लगी, औषधि भी बिकने लगी। ये तो सारे बहुत बड़े बड़े उद्योग बन गए, पैसा कमाने के साधन बन गए। ऐसे परिवर्तन आया। ये धर्म केंद्रीय समाज रचना अर्थ केंद्रीय समाज रचना में बदलने लगी, धीरे धीरे अधिक बढ़ने लगा ये, और आज पूरी बदल गई है। इसलिए भिक्षा की विस्मृति हो गई। खरीदना बेचना तो हो गया, इसलिए विद्यार्थियों के लिए शुल्क आया, आचार्यों के लिए वेतन आया, पूरे विद्यालय के लिए अनुदान आया, नहीं तो फिर डोनेशन आया। जो निजी विद्यालय चलते हैं उसमें संचालक गण होता है, वो भी डोनेशन तो मांगता ही है, परंतु ये डोनेशन आचार्य और छात्र नहीं मांगते, संचालक ही मांगते हैं। अब उसको भिक्षा नहीं कहते, या तो उसको दान कहते हैं या तो डोनेशन कहते हैं। भिक्षा मांगना धीरे धीरे हेय माना जाने लगा, क्योंकि भिक्षा को धीरे धीरे भीख कहा जाने लगा। भीख तो विवशता होती है, मजबूरी होती है, तभी लोग मांगते हैं। और फिर ऐसे मजबूर भिक्षा मांगने वालों का तिरस्कार करना, ये भी चारों ओर दिखाई देता है। इसलिए अब आचार्यों को और छात्रों को संकोच होने लगा, छात्रों के माता पिता को भी ये सहन नहीं होता है। ऐसे इस भिक्षा प्रवृत्ति का गौरव कम हो गया और उसकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखने का भी मानस बन गया। इसलिए आज भिक्षा प्रचलन में नहीं है, शुल्क प्रचलन में है, वेतन प्रचलन में है, अनुदान प्रचलन में है और डोनेशन प्रचलन में है। जबकि दान भी आज जो समाज से मिलता है या डोनेशन भी मिलता है, वो बिना मांगे तो मिलता ही नहीं है। बिना मांगे मिलता है वो दान होता है, मांग कर जो मिलता है वो तो भिक्षा ही होती है। दान मांगा नहीं जाता, बिना मांगे दिया जाता है, भिक्षा मांगी जाती है और मांगने पर दी जाती है। ऐसा भिक्षा और दान का घालमेल भी होने लगा। परंतु भिक्षा आचार्यों और छात्रों के लिए नहीं रही, संचालकों के लिए रह गई। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ इसे पुनः सही अर्थों में प्रस्थापित करना चाहता है। इस विद्यालय संचालन का दायित्व आचार्यों और छात्रों का है, इसलिए उसके योगक्षेम का विचार भी उन्होंने ही करना है, और इसलिए वे ही समाज के पास जाते हैं और समाज से भिक्षा मांगते हैं। ऐसा आज का वातावरण है, आज का मानस है। इस मानस को बदलकर शिक्षा के अनुकूल, ज्ञान क्षेत्र के अनुकूल बनाना ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का काम है। यह चुनौतीपूर्ण है, परंतु ऐसा करने से ही भारतीय शिक्षा अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगी। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न के उत्तर में इतना पर्याप्त है। कई गुरुकुलों के योगक्षेम की कुल 4 व्यवस्थाएं थी। जी। ये 4 व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, और क्या भिक्षा का कोई नियम भी है कि इतनी बार ही भिक्षा मांगना? हाँ हाँ हाँ। जी तक। गुरुकुल के योगक्षेम के लिए परंपरा में 4 व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, अर्थात इनमें भिक्षा सबसे मुख्य है। परंतु ये 4 व्यवस्थाओं की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि आंशिक रूप से गुरुकुल का योगक्षेम उससे चलता है। पहला है समित पाणी। समित पाणी का अर्थ है समित अर्थात समिधा, पाणी अर्थात हाथ। जिसने हाथ में समिधा ली है, ऐसे व्यक्ति को समित पाणी कहा जाता है। तो हमारा प्रचलन कैसा था? गुरुकुल में जब छात्र प्रवेश के लिए आता है और मुझे आपसे
शिक्षा ग्रहण करनी है ऐसा निवेदन करता है तो वह खाली हाथ नहीं आता। भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि कहीं भी बड़े व्यक्ति के पास जाओ, अच्छे ऐसे ही स्थान पर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये तो समाज के बहुत व्यापक परंपरा भी रही है कि हम भी कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, वापस आते हैं तब भी खाली हाथ नहीं कोई आने देता। ये तो कितनी बड़ी परंपरा, कितनी व्यापक परंपरा है। यह गुरुकुल में भी होती थी कि प्रवेश के लिए जब छात्र आता था तब अभिभावक साथ में ही आते थे और छात्र के हाथ में समिधा रहती थी। समिधा किसे कहते हैं? गुरुकुलों में यज्ञ हमेशा होता है। यज्ञ में होम करने के जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको समिधा कहते हैं। अब समिधा ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। समिधा का अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है हाथ में कुछ भी उपहार स्वरूप लेकर आना। गुरु के लिए उपयोगी, गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयोगी, ऐसा कुछ न कुछ साथ में लेकर आना और गुरु के चरणों में अर्पण करना। इसको कहते हैं कि छात्र समित पाणी होकर उपस्थित रहता है। गुरुकुल नहीं बनाता, गुरुकुल के आचार्य नहीं बनाते, वह के माता पिता तय करते हैं कि क्या लेकर जाना है। वह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार लेकर आते हैं। राजा का पुत्र पढ़ने के लिए आएगा तो राजा को शोभा देने वाला समित पाणी आएगा। सामान्य व्यक्ति का पुत्र आएगा तो उसके हैसियत के अनुसार लेकर आएगा। उससे किसी का शिक्षा के योग्यता पर परिणाम नहीं होता। मैंने राजा के बेटे को अच्छा समित पाणी होकर आया है तो अच्छा ज्यादा महत्व मिलेगा और अधिक अच्छे से पढ़ाई होगी, और सामान्य व्यक्ति का सामान्य सुविधा लेकर आया है इसके लिए उसकी ओर ध्यान कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। परंतु लेकर आने वाला अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लेकर आएगा, ये उसका नियम है। अब ये जो समिधा के रूप में धन प्राप्त होता है वो वस्तु के रूप में भी होता है और द्रव्य के रूप में भी होता है। कैसा भी हो, उससे गुरुकुल का आंशिक योगक्षेम चलता है, पूरा का पूरा नहीं चलता। समित पाणी एक ही बार होता है, वो जब प्रवेश के लिए आता है तब, उसके बाद तो उसे 12 वर्ष गुरुकुल में रहना है, पुनः समित पाणी होकर नहीं आना है। इसलिए समित पाणी से गुरुकुल का योगक्षेम आंशिक रूप में ही चलता है, बहुत थोड़ा सा योगदान उसका होता है, परंतु उसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है, केवल आर्थिक नहीं। दूसरी व्यवस्था है गुरु दक्षिणा की। गुरु दक्षिणा छात्र जब अपना अध्ययन पूर्ण करके घर जाता है, उसके बाद गृहस्थी बनता है, उसके बाद अर्थार्जन शुरू होता है, तब देता है। यह छात्र को स्वयं को देना है। समित पाणी में जो देता है वो छात्र के अभिभावक देते हैं। गुरु दक्षिणा देने वाला छात्र स्वयं होता है। वो भी कैसे देगा? अपनी हैसियत के अनुसार देगा। उसका भी नियम गुरुकुल नहीं बनाएगा, उसका नियम भी नहीं बनेगा। जो छात्र है वो अपनी कमाई के हिसाब से गुरु दक्षिणा देगा, परंतु गुरु दक्षिणा देगा अवश्य। बिना गुरु दक्षिणा दिए रहना ये हर छात्र के लिए स्वयं ही अपराध बोध होता है।
वो कोई याद नहीं करवाता, गुरुकुल तो कभी भी याद नहीं करवाता। माने पैसा लेने वाला तो कभी भी याद नहीं करवाता कि तुमने गुरु दक्षिणा अभी दी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब गुरु दक्षिणा भी एक ही बार होती है और वह भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होती है। उससे भी गुरुकुल का पूर्ण योगक्षेम नहीं चलता, आंशिक रूप में ही चलता है, परंतु फिर भी इसका भी सांस्कृतिक महत्व है और वो आज भी होना चाहिए। तीसरा है दान। गुरुकुल एक अच्छा कार्य है, समाज हित का काम है, ज्ञान की सेवा का काम है। तो जैसे मंदिर में हम दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, गोदान करते हैं, महात्माओं को देते हैं, धर्माचार्यों को देते हैं, इसी प्रकार से गुरुकुल को भी दान देना चाहिए। गुरुकुल में दान देने से हमें पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा सोचकर बिना मांगे जो दिया जाता है वह दान होता है। अब इस दान से भी गुरुकुल का योगक्षेम चलता है, परंतु वह आंशिक रूप में ही चलेगा, क्योंकि वह नियमित नहीं है, निरंतर नहीं है। वह तो समय समय पर मिलेगा, इसलिए वो अनिश्चित होता है। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसका कोई गणना गुरुकुल के लोग तो नहीं कर सकते, परंतु वह होता अवश्य है। और चौथा है भिक्षा। यह मात्र सबसे अधिक जिसके ऊपर निर्भर रहा जा सकता है, जो स्वयं के ही अधीन है, ऐसी व्यवस्था है। तो भिक्षा गुरुकुल के लोग मांगते हैं, नियमित मांगते हैं, प्रतिदिन मांगते हैं, जो चाहिए वह मांगते हैं, समाज से मांगते हैं और समाज यह भिक्षा देता है। यह चारों बातों में सबसे अधिक निर्भर करने योग्य और निरंतर चलने वाली ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था होती है। इसलिए गुरुकुल के योगक्षेम के लिए भिक्षा ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसलिए भिक्षा की परंपरा हमेशा से बनी रही है, आज नहीं है, परंपरा खंडित हो गई है, तो हमें इस परंपरा को पुनः स्थापित करना है। इसलिए श्रीनिधि भिक्षा योजना बनी है। जी, भिक्षा के नियम क्या क्या हैं? हाँ, भिक्षा के नियम हैं, वैसे बहुत सामान्य है, परंतु बहुत समझने लायक है। भिक्षा सभी ने मांगना चाहिए, अपना दायित्व है, कर्तव्य है, इसलिए मांगना चाहिए। इसमें संकोच का भाव, लघुता का भाव नहीं होना चाहिए। विनय और विनम्रता उसके साथीदार हैं। हम समाज के पास जा रहे हैं तो अधिकार पूर्वक या अहंकार पूर्वक तो नहीं मांगना चाहिए, देखो हम तो गुरुकुल के लोग हैं इसलिए आपको हमें देना ही चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। तो विनम्र और विनयशील, निरहंकारी ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अपने ही सगे संबंधियों के घर भिक्षा मांगने जाना ये उचित नहीं है। समाज के किसी भी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। एक साथ 5 घरों में भिक्षा मांगना ये सन्यासी का नियम होता है। जो मिले वो लेना और खाना ये सन्यासी का नियम होता है। आचार्य और छात्रों के लिए जैसे गुरुकुल की योजना बने उस प्रकार से भिक्षा मांगना चाहिए। भिक्षा पर किसी भी भिक्षा मांगने वाले का अपना स्वयं का अधिकार नहीं होता है, वो लाकर गुरु के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए। उसकी व्यवस्था तो गुरु ही करेंगे, कुलपति करेंगे अथवा आचार्य वृंद जो भी उसके लिए निर्धारित किया होगा वे करेंगे।
भिक्षा में जो भी मिले उससे संतोष करना चाहिए। अधिक अधिक लालचीपना नहीं करना चाहिए। भिक्षा प्राप्त होने पर आशीर्वाद भी देना चाहिए, अपनी शुभेच्छा व्यक्त करना चाहिए। सामान्य रूप से 3 बार एक ही व्यक्ति से भिक्षा मांगने पर यदि प्रतिसाद नहीं मिलता है, तो बिना नाराज हुए उसके यहाँ से पुनः भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। माने जो भिक्षुक का भी गौरव होता है, उस गौरव का तो सम्मान करना चाहिए, उस गौरव की रक्षा करनी चाहिए। एक भिखारी और एक गुरुकुल का भिक्षा मांगने वाला छात्र, इन दोनों में यही अंतर होता है। गिड़गिड़ाना और दीनहीन होना, ये भिखारी करते हैं। वो ऐसा गिड़गिड़ाएंगे नहीं, विवशता दिखाएंगे नहीं, दीनहीन होंगे नहीं, अपना स्वमान भंग होने नहीं देंगे, अपमान नहीं सहेंगे, परंतु झगड़ा भी नहीं करेंगे, क्षमा भी करेंगे और भिक्षा व्रत का पालन करेंगे। ऐसे भिक्षा के कुछ नियम होते हैं, तभी यह व्यवस्था बहुत अच्छी और दीर्घ काल तक चलती है। जी। कई एक और बात सुनी है कि जब व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता है या बटुक गुरुकुल में पढ़ता है, तो उसमें ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार को कम करने के लिए, लोकमत परिष्कार करने के लिए और समाज को समझने के लिए भी भिक्षा का अत्यंत महत्व है। बहुत, हाँ, बहुत बहुत, ये 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ होता है, समाज भी उसको मान देता है, सम्मान देता है, आदर करता है। तो स्वाभाविक रूप से पढ़ाने वाले लोगों के मन में अहंकार आने का, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ होकर भिक्षा मांग रहे हैं, इसलिए हमको भिक्षा देना आपका कर्तव्य है, ऐसा भाव लेकर वो मांगेंगे, तो फिर उनको भिक्षा मिलेगी भी नहीं। एक आध बार देगा, बाकी समाज की उपेक्षा सहनी पड़ेगी। ऐसा ना हो, ज्ञान का अहंकार हमारे ऊपर न सवार हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये प्रयोग करके ही, व्यवहार में इसको उतार कर ही सीखा जाता है। केवल पुस्तक पढ़ने से या भाषण सुनने से नहीं सीखा जाता, प्रत्यक्ष भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तभी सीखा जाता है। माने एक और तो दीनहीन और लाचार होने का भय रहता है, दूसरी और लोभी और लालची बनने का भय होता है, क्योंकि ऐसे ही घरों में जाएंगे जहां भर भर के बहुत अच्छा देंगे भिक्षा में, तो लोभ और लालच भी होता है, और तीसरा अहंकार भी होता है। तो ये जो सारे दुर्गुण हैं, उनको दूर करने का उपाय प्रत्यक्ष कृति में है। तो भिक्षा इन सबकी शिक्षा देती है। दूसरा, समाज का संपर्क, समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, वो अनेक अच्छी बातों में कैसे पेश आते हैं, जो समाज के दूषण हैं उनमें कैसे पेश आते हैं, उनके अपने घर में क्या क्या चल रहा है, आदि सारी बातें समझ में आती है। तो समाज को जानना, समाज के लोगों के साथ संपर्क रखना, बनाए रखना, समाज में कोई संकट आने वाला है तो उसका आकलन होना और उसके बारे में क्या उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा गुरुकुल में आने के बाद करना, ये भी सारा भिक्षा से सुलभ हो जाता है। विशेष कार्यक्रम इसके लिए नहीं करने पड़ते हैं। तो ये तो भिक्षा का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। धीरे धीरे करके उसी में से लोकमत परिष्कार भी होता है। कोई भिक्षा देने वाला
यदि तिरस्कार करता है, उपेक्षा करता है, तो उसके साथ भी यदि ब्रह्मचारी अथवा आचार्य अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनको शर्म तो आती है। फिर आपस में चर्चा में आता है कि गुरुकुल का योगक्षेम चलना, गुरुकुल का समाज के ऊपर कितना बड़ा उपकार है, ये बात धीरे धीरे ध्यान में आती है। वह गुरुकुल के आचार्य और छात्रों के व्यवहार से ही समझ में आती है। अगर भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे तो समाज को भी गुरुकुल के बारे में कोई पता ही नहीं चलेगा, तो वह संपर्क भी जीवित रहना चाहिए। तो लोकमत परिष्कार, भिक्षा के प्रति देखने की 2000 साल दृष्टि, पहले तक गुरुकुल के 2000 साल प्रति देखने की दृष्टि, गुरुकुल का आदर सम्मान और भारत में महत्व शिक्षा व्यवस्था, जानना, चिकित्सा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और विश्व में गुरुकुल के प्रति दायित्व बोध होना, ये सब समाज में अपने आप विकसित होता जाता है। इसलिए जिसने भी ये भिक्षा की व्यवस्था की होगी, ऐसे हमारे ऋषियों की योजक शक्ति कितनी विलक्षण होगी कि एक ही छोटे से कार्य में इतने बड़े बड़े उद्देश्य सिद्ध होते हैं और बहुत सहज क्रम में सिद्ध होते हैं। ये इस विलक्षण बुद्धि के प्रति आदर हुए बिना नहीं रहता, विस्मय हुए बिना भी नहीं रहता कि कैसी कैसी श्रेष्ठ परंपराएं उन्होंने स्थापित की और लोगों के हृदयों में उसका स्वीकार भी हो, ऐसा किया। इतना भिक्षा का महत्व है। जी ताई, एक मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां थी भारत भारती में। उन्होंने लिखा हाँ। था कि पढ़ते हम्म, सहस्त्रों शिष्य है पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं, दे वस्त्र भोजन हम्म, भी स्वयं कुलपति पढ़ाते हैं उन्हें, बस भक्ति से हम्म, संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते हैं हम्म, उन्हें। तो कहते हम्म, थे कि जो हम्म, कुलपति होते थे वो 10 सहस्त्र हम्म, शिष्यों को निशुल्क पढ़ाते हम्म, थे। तो नालंदा और हाँ तक्षशिला का यदि कोई उदाहरण हो तो और स्पष्ट होगा ताई। हाँ, ये दोनों विद्यापीठ जो हैं वो ऐसे ही विद्यापीठ थे। 10 सहस्त्र छात्र एक साथ पढ़ते थे, इतने बड़े थे। तक्षशिला तो आज तक उसके जैसा विद्यापीठ हुआ नहीं है। आगे कैसे होगा, भविष्य के बारे में होगा ही नहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते, परंतु आज तक हुआ नहीं। कैसे 1100 वर्ष तक वह अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ विद्यापीठ की ख्याति के साथ चलता रहा। 7वीं शताब्दी में जब उसका विनाश हुआ तो वो सहज क्रम में नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने आक्रमण करके उसको नष्ट किया, भवन नष्ट किए, अध्यापकों को छात्रों को मारा और जलाए, ग्रंथ भंडार जला दिया। नालंदा का भी ऐसा ही हुआ है। तब जाकर उसका विनाश हुआ। अपने आप में वो जीर्ण हो गया, परंपराएं सारी विकृत हो गई और अपनी मौत मर गया, ऐसे नहीं हुआ है उसका। तो ऐसा तक्षशिला विद्यापीठ, जहां एक समय ऐसा था कि 104 राजपुत्र, राज्यों के भावी राजा इसमें पढ़ते थे और इसमें कुलपति ही सबकी देखभाल करते थे। और वहां भी शिक्षा तो निःशुल्क ही होती थी और भिक्षा से ही उनका योगक्षेम चलता था। तो ऐसे हमारे प्राचीन जो गुरुकुल हैं, अब वो ठेठ वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल हो कि जहाँ राम स्वयं पढ़ने गए, सांदीपनी ऋषि का हो जहाँ श्री कृष्ण स्वयं पढ़े, या तक्षशिला हो, इतने इतिहास के दीर्घ काल में विद्यापीठ इतने महत्वपूर्ण, इतने विशाल, ज्ञान के क्षेत्र में इतने श्रेष्ठ ऐसे चलते थे, परंतु चलते थे तो भिक्षावृत्ति पर ही। उसमें भी कोई आजकल कहने का प्रचलन है कि राजा भी भूमि देता था, राजा दान देता था, अनुदान देता था, राज्य उसकी सुरक्षा करता था,
इसलिए वे चलते थे। तो आज भी सरकार अनुदान देती है, तो उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि राजा के पास कोई मांगने के लिए नहीं जाता था। राजा को गुरुकुल में खर्च कैसे हो रहा है उसका हिसाब नहीं देना पड़ता था। राजा स्वयं उसकी सुरक्षा की चिंता करता था और स्वयं दान देता था। राजा को गौरव होता था कि मेरे राज्य में यदि ऐसा गुरुकुल है, ऐसा विद्यापीठ है, तो उसकी ओर ध्यान देने का मेरा दायित्व है। बाकी तो गुरुकुल में जाना माने एक राजा भी विनीत वेश से जाता था, अर्थात अपने सत्ता सूचक जो भी उपकरण होते थे उनको बाहर छोड़कर फिर गुरुकुल में प्रवेश करता था। जैसे कि शस्त्र है, तलवार जैसा शस्त्र है तो बाहर रखना है, मुकुट पहना है तो बाहर रखना है। आजकल जैसे मिलिट्री के लोगों के मेडल्स लगे हुए होते हैं, वो ऐसा कुछ है तो वो बाहर रखना है। राजदंड है तो वो बाहर रखना है और गुरुकुल में जाना है। इतना सम्मान एक राजा गुरुकुल का करता था। तो उनके बड़े हो या छोटे, गुरुकुल चलते तो ऐसे ही थे। भिक्षा ही उनका मुख्य योगक्षेम का साधन थी और वो समाज प्रबोधन का, लोकमत परिष्कार का भी बहुत बड़ा साधन था। जब तक हमारे समाज ने और हमारे राज्य ने गुरुकुलों का इतना सम्मान किया है, रखा है, तब तक हम संस्कृति, ज्ञान, धर्म आदि के क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। जब से ये भूले, जब से ये परंपरा खंडित हुई, तब से ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारी अवनति होना शुरू हुई है। पुनरुत्थान विद्यापीठ चाहता है कि अवनति से उन्नति की ओर जाना चाहिए, इसलिए ये परंपराएं भी पुनः स्थापित करनी चाहिए और इसके लिए श्रीनिधि भिक्षा योजना का प्रारंभ हुआ है। कई दो विषय और हैं। एक तो जो श्रीनिधि भिक्षा योजना है वो हमारा जो विचार रूप ज्ञानात्मक अध्ययन है उसका कृति रूप है। हाँ, और दूसरा यथा भक्ति और यथाशक्ति भिक्षा देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम लोग अध्ययन करते हैं, माने विद्यापीठ का कोई भी कार्यकर्ता बिना अध्ययन के तो नहीं रहता है। जो अध्ययन नहीं करता वो विद्यापीठ का कार्यकर्ता ही नहीं बन सकता, क्योंकि यह तो विद्यापीठ है और शिक्षा ही इसका प्रमुख कार्य है। तो अध्ययन के दो स्वरूप हैं। एक विचार रूप अध्ययन, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम भाषण करते हैं, लेख लिखते हैं, ये तो सब विचार रूप अध्ययन हुआ। चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ये तो सब विचार रूप अध्ययन हुआ। बैठकर करना है, पुस्तकों से करना है, लिखना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो विचार रूप अध्ययन हमारी बुद्धि से होता है, मन से होता है, हृदय से होता है। ये इसका भी बहुत महत्व है। परंतु व्यवहार जीवन में चिंतन जब तक कृति में नहीं उतरता तब तक उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता। तो अनिवार्य रूप से चिंतन तो कृति में उतरना ही चाहिए। हम अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का सिद्धांत समझाते हैं, हम योगक्षेम की क्या व्यवस्था होती है इसका सिद्धांत समझाते हैं, बहुत बोलते हैं, भाषण होते हैं, चिंतन सत्र होते हैं, लेख लिखे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा होनी ही चाहिए ऐसा आग्रह पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। परंतु अर्थनिरपेक्ष शिक्षा होने के लिए व्यवहार में वह उतरनी चाहिए।
इसलिए भिक्षा के बारे में चिंतन कितना भी करें, जब तक कृति नहीं होगी तब तक अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए पहला क्रम चिंतन का हम चिंतन करते हैं और बाद में 12 में से 1 मास हम कृति रूप अध्ययन करते हैं। ये भिक्षा ग्रहण करना ये कृति रूप अध्ययन है, ये पैसा कमाने का काम नहीं है, ये विद्यापीठ के लिए निधि एकत्र करने का काम नहीं है। इसलिए हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि जिस बात का हम चिंतन करते हैं उस बात का व्यवहार भी करें। कभी कभी क्या होता है कि बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मांगने जाना है तब पहला मन में संकोच होता है। पहला मन में संकोच होता है, अरे हमारा हाथ तो देने के लिए आगे आना चाहिए, मांगने के लिए थोड़े आना चाहिए। हमने तो कभी भी भिक्षा मांगी नहीं, हम किसी को कैसे कहें कि हमें भिक्षा दो, ऐसा बहुत बड़ा संकोच होता है। हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक भी सह नहीं पाते कि हमारे छात्र भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, हम सिर्फ फीस ले लो, हमसे कुछ भी ले लो जो चाहिए वो, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। तो ये सबसे पहला जो अवरोध है कि चिंतन में तो हम उसे सही मानते हैं, लेकिन कृति में आया तो अब जरा संकोच होता है, शर्म आती है। तो इसको पाटना ये पहला काम है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आचार्य शिक्षण में उसको पाटने का काम करते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी है, उसमें से ये कृति रूप अध्ययन होता है। फिर अनुभव आता है कि बातचीत करते हैं तो हम अर्थ निरपेक्ष में ठीक से समझा ही नहीं पाते। हाँ, जब पढ़ना था तब तो अच्छी तरह से समझ गए, चर्चा करना था तो बहुत अच्छी तरह से चर्चा में भी हमने हिस्सा लिया, लेकिन एक समाज के किसी व्यक्ति को ये अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का सिद्धांत समझाना है, विद्यापीठ के मिशन के बारे में समझाना है, तो हमें ठीक से नहीं अध्ययन हमारा ठीक से करो और उसके व्यवहार में भी लाने के लिए अभ्यास करो। ये दूसरा है, तो ये भी अध्ययन है। हमारी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए और उसके भी मन में, हृदय में वो बैठ जाए। तो ये सारा कृति ही चिंतन की परीक्षा है, इसलिए यह कृति रूप अध्ययन ही है। और फिर सारे भिक्षा के नियम हैं, उनको भी व्यवहार में लाते जाओ, तो अपने आप ही हम अच्छे छात्र और अच्छे आचार्य बनते हैं और हमारा जो सिद्धांत विचार में था वो कृति में आता है, तब योगक्षेम चलता है। नहीं तो विद्यापीठ का योगक्षेम ही नहीं चलेगा, फिर हम कैसे ये सारे कार्यक्रम करेंगे, कैसे कोई भी योजना बनाएंगे। तो हम ही इसकी व्यवस्था भी करेंगे, हम ही उसमें यशस्वी भी होंगे, हम ही सिद्धांत का प्रतिपादन भी करेंगे, हम ही उस सिद्धांत को लागू करके भी देखेंगे और हमें ही उसका प्रतिफल भी मिलेगा। ऐसा यह कृति रूप अध्ययन है और परिणाम इसका ही सबसे अधिक होता है। इसलिए हमने श्रीनिधि भिक्षा योजना में समाज का प्रबोधन और निधि की प्राप्ति, ऐसे दोनों उद्देश्य रखे हैं और दोनों का संतुलन भी बनाना है। केवल प्रबोधन ही प्रबोधन होगा परंतु निधि नहीं मिल चलेगा, केवल निधि मिल गई लेकिन प्रबोधन नहीं हुआ, यह भी नहीं चलेगा। दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए, ऐसा श्रीनिधि भिक्षा योजना का स्वरूप है, उद्देश्य है। जी ताई, एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है भारत भारती की, हाँ जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी कि वे ब्रह्मचारी जिस समय गुरुदेव के आदेश से पहुँचे नहीं भिक्षार्थपुर में बाल रूप महेश से, ले सात्विकी भिक्षा प्रथम ही गृहिणियां हर्षित बड़ी,
करने लगी उनकी प्रतीक्षा द्वार पर होकर खड़ी। है आज कल बिल्कुल की सही। हाँ। भांति वह भिक्षा नहीं अपमान की, है प्रार्थनीय हम्म। गृही जनों को यह व्यवस्था दान की। वे ब्रह्मचारी हम्म। भिक्षुवर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भूपाल भी पथ छोड़कर उन पर दिखाते भक्ति हैं। तो आपने अभी जो हम्म। बताया था कि कैसे हाँ हाँ समाज को प्रतीक्षा होती थी कि गुरुकुल भिक्षा हाँ के लिए आएगा, हाँ, और कैसे राजा आएगा। रास्ता छोड़ देते थे भिक्षुकों के लिए, जो हाँ। गुरुकुल के विद्यार्थी हम्म। थे उनके लिए। उनके लिए तो इतनी प्रतिष्ठा भारत में ज्ञान की रही है और ज्ञान की साधना करने वाली रही है, तभी तो समाज श्रेष्ठ बनता है। नहीं तो केवल खाना पीना और खाने के लिए ही सारा उद्यम करना, ये श्रेष्ठ समाज का या सुसंस्कृत समाज का लक्षण नहीं है। ज्ञान निष्ठ होना, ज्ञान की सेवा, ज्ञान की साधना, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की रक्षा, यही भारत का मुख्य काम है। तो समाज भी के अनुकूल बनता है, समाज भी उसके प्रति भक्ति भावना रखता है। वही श्रेष्ठ समाज है। और ये श्रेष्ठ समाज गुरुकुल के कारण से बनता है। यह समाज भी मान्य करता है, इसलिए आदर दर्शाता है। जी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। भाई आज लोगों को संशय होता है कि हम हम्म। भिक्षा तो दें, लेकिन हम्म। उसका उपयोग कैसे होगा, और इस संदेह हाँ, के कारण भी हमारा समाज कई बार भिक्षा से दूर रहता है। दूर रहता तो है। इसके लिए क्या हाँ, करें फिर? बात तो हाँ, बात तो ठीक है। कितने एनजीओज ऐसे हैं जो डोनेशन लेते हैं, कहीं कहीं से फंडिंग उनको मिलता है, और फिर इसका भयंकर दुरुपयोग होता है। एकदम देशद्रोही कामों के लिए भी होता है, समाज के लिए घातक हानिकारक ऐसे कामों के लिए भी होता है। केवल कुछ लोगों के आर्थिक सुविधा के लिए भी होता है। दुरुपयोग उसका बहुत होता, चारों ओर दिखाई देता है। इसलिए समाज को भिक्षा मांगने वाले के प्रति भी संशय रहता है। चारों ओर जब विपरीत देखते हैं तो एक के ऊपर विश्वास कैसे आएगा? बात तो ठीक है। इसलिए गुरुकुल को हमेशा समाज के संपर्क में रहना चाहिए। समाज को पता होना चाहिए कि ये गुरुकुल क्या करता है। जब समाज कन्विंस्ड हो जाता है, तब फिर इसके इसमें कोई त्रुटि नहीं रहती, और फिर आशंकाएं नहीं रहती। तो गुरुकुल को भी हमेशा इस परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का गुरुकुल के प्रति आदर कम हो, ऐसा कुछ भी गुरुकुल में नहीं होना चाहिए। तो गुरुकुल को भी हमेशा सावध रहना, ये भिक्षा के कारण से होता है, क्योंकि समाज तो देखता है क्या होता है, परंतु समाज समझता भी है कि कहाँ मिथ्या कार्य हो रहे हैं, कहाँ सार्थक हो रहे हैं। फिर समाज का विश्वास गुरुकुल बनता है। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ ऐसा गुरुकुल के विद्यापीठ के ऊपर विश्वास हो, श्रद्धा हो। जी। भाई ऐसा माना जाता है भारतीय परंपरा में कि जो आपकी आय है हम्म। उसका दशांश हम्म। दान में, भिक्षा में, समित पाणी में या गुरु दक्षिणा में अवश्य देना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल। आज ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा हम्म। क्यों हुआ, और इसके लिए हम क्या करें? देखो, समाज को इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं मिलती है, उल्टी शिक्षा मिलती है। हमारी परंपरा में आय में से 10% बचत करना और 10% इन आपने कहा ऐसे विभिन्न रूपों में दान करना, ये आर्थिक सिद्धांत व्यवहार। बचत नहीं, ऋण ले लेकर अपने सारे ये सिद्ध हुआ है। और बैंक तो जो चाहे वो लोन देने के लिए तैयार ही रहती हैं।
तो ये उल्टा सिद्धांत आ गया। दान देना ये किसी ने सिखाया नहीं कि अब हमें जो मिलता है उसमें दूसरों का हिस्सा रहता है, अंश रहता है, इसलिए सभी को दो और उसके बाद में उपभोग करो। और इसका मानक भी बताया कि 10% तो कम से कम आपको देना चाहिए। वहां स्थिति ऐसी है कि 10,000 कमाने वाला तो कदाचित 10% देगा, परंतु 10 करोड़ कमाने वाले को तो होता ही नहीं ऐसा कि मुझे देना ही चाहिए। उल्टा है, जो भी उनके पास मांगने के लिए जाते हैं उनको इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है, इतना बात 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद नहीं, अरे अभी नहीं बाद में आओ, ऐसा करते हैं। और जिनको वो चाहिए होता है दान, वो भी ऐसा करते ही हैं कि अरे भी आज नहीं, कल बुलाया है तो कल आएंगे, अगले सप्ताह में बुलाया है तो अगले सप्ताह में जाएंगे, ऐसा ये भी करते हैं। तो ये तो अत्यंत असंस्कृत पद्धति है। अब शिक्षा में ये कभी सिखाया नहीं जाता, अर्थशास्त्र की शिक्षा में भी नहीं सिखाया जाता। बचत तो कमाने वाले के लाभ की होती है ना, तो बचत के बारे में भी नहीं सिखाया जाता, तो दान के बारे में तो कैसे ही सिखाया जाएगा। फिर दान को लेकर समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा नाम उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, मुझे उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनना चाहिए, मेरे मेरे कारण से 4 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना चाहिए। अब यदि ये स्पर्धा होती है प्रवेश में तो मेरे नाम से भवन बनना चाहिए। ऐसी राजसी दान की प्रवृत्ति भी बहुत होती है, क्योंकि समाज अर्थ केंद्री बना है, अर्थ के हिसाब से ही सोचता है, इसलिए दान देकर वो बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, ऐसी भावना से वो दान देता है और जिसको देता है उसको नीचा दिखाता है। अभी सरकार को CSR कंपलसरी क्यों करना पड़ा? CSR माने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई समाज के प्रति आपका दायित्व है, ये क्या सरकार ने कानून बनाकर समझाने की बात है? ये तो एक सज्जनों की इच्छा होनी चाहिए, बाद में धर्म का बंधन होना चाहिए। उससे किसी को कंपल्सरी नहीं बनाना पड़ना चाहिए। फिर भी आज हम ये प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए कानून बनाकर उसको अनिवार्य बनानी पड़ी है। जो ऐसे अनिच्छा से अनिवार्य है इसलिए करनी पड़ती है, उस व्यवस्था में घालमेल होने की बहुत संभावना रहती है। और वो हम देख ही रहे हैं कि CSR की व्यवस्था बहुत भिन्न 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 प्रकारों से होती है। तो स्थिति तो ऐसी ही है, उसके 2 ही कारण हैं। धर्माचार्यों को भी सही मार्गदर्शन करना चाहिए और शिक्षा में इसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये दोनों जब होगा तब दान और बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तब तक तो इसी प्रकार से वो चलता रहेगा। हमारी जो श्रीनिधि भिक्षा योजना है वो अंततोगत्वा समाज का आर्थिक व्यवहार धर्म के अनुकूल चले, शुद्ध हो, इस दिशा में प्रवृत्त है, इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी भाई पुनः भारत भारती की 4 पंक्तियां हैं दान पर। जी हाँ जी। स्नान के पीछे यथाक्रम दान की बारी हुई, सर्वस्व हाँ तक के त्याग की सानंद तैयारी हुई। दानी बहुत हैं किंतु याचक अल्प हैं उस काल में, ऐसा नहीं हाँ जैसी कि अब प्रतिकूलता है हाल में। जो अभी आपने बताया ताई, वो हाँ बहुत वही अच्छी कि उस समय दानी थे, याचक कम थे। आज हाँ। बहुत और से गुरुकुल शुद्ध आज परंपरा में काम कर रहे हैं, तो भी उनको याचना अधिक करनी पड़ती है, दानी कम है। करनी पड़ती है, दान कम है। जबकि दान दिया जाता है, परंतु वो दान भी इन्वेस्टमेंट होता है अपनी प्रतिष्ठा की दिशा में, अब इवन अपने व्यवसाय के लिए भी।
वो एक प्रकार से निवेश होता है। सात्विक दान बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसा श्रेष्ठ समाज होना चाहिए जिसमें दानी तो बहुत हैं परंतु याचक नहीं है। तो याचक ही दान लेकर स्वीकार करके दान करने वाले के ऊपर उपकार करता है, ऐसी भावना होती है देने वाले की। जी। ठीक, हाँ भाई जी। रमणीय वृक्ष में जो धर्मपाल जी के उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ 5 लाख हम्म, गुरुकुल थे, प्रत्येक 400 की जनसंख्या हम्म, पर एक गुरुकुल था। कोई ऐसा हम्म, गांव नहीं था जी, जहाँ गुरुकुल नहीं था। और ये हाँ, सारा हाँ, ब्रिटिश आर्काइव से लिया, जो यहाँ की कंपनी हाँ, और गवर्नर के हाँ, बीच और हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट और विक्टोरिया रानी के बीच में जो पत्राचार हुआ, उसका सारा हम्म, वो लेखा जोखा है। हम्म, लेकिन उसके बाद भी लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा था या नहीं था। और दूसरा, जो ब्रिटिश काल में शिक्षा को हम्म, भिक्षा को हीन माना जाने लगा और उस पर प्रतिबंध हाँ, लगा दिया, गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगा हाँ, दिया। इस पे थोड़ा प्रकाश हाँ, डालें ताई। हाँ, हाँ, यही ब्रिटिशों का काम ही था, भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना। क्योंकि भारत के गुरुकुलों में मिलने वाली शिक्षा से समाज स्वाभिमानी बनता था, सुसंस्कृत व्यवहार करने वाला बनता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को उसके खतरा ही लगता था, क्योंकि लोग झुकते नहीं थे, स्वाभिमानी रहते थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा अपने हाथ में ले ली। तो सबसे पहले तो सरकार का शिक्षा विभाग हुआ। तब तक तो वेद काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में शासन का शिक्षा विभाग ऐसी कोई कल्पना ही नहीं थी। शिक्षा कभी शासन के हाथ में थोड़े होती है, वो तो धर्माचार्यों के हाथ में होती है, ज्ञानाचार्यों के हाथ में होती है। तो ब्रिटिशों ने पहला परिवर्तन तो ये किया कि अपने हाथ में ले लिया। फिर अपने ही खर्चे से चलेगा ताकि अपना नियंत्रण रहे, ऐसा भी कर दिया। और उस समय अ, जिला कलेक्टरों के माध्यम से वाइसरॉय ने और ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में सभी जिलों के शिक्षा की स्थिति क्या है, विद्यालयों की स्थिति क्या है, इसका सर्वेक्षण करवाया 1822 से 1830 के दौरान। इस सर्वेक्षण का ही यह परिणाम है कि यह आया कि 5 लाख विद्यालय थे। ये विद्यालय अपने स्वयं के पाठ्यक्रम से चलते थे। गांव का विद्यालय का शिक्षक ये गांव का शिक्षक होता था। गांव का गुरुजी होता था। ऐसा तो उसका गांव में स्थान था। और इन गुरुकुलों का पोषण समाज से और उससे भी ज्यादा मंदिरों से होता था। धर्मपाल जी के एक पुस्तक में एक लंबी दीर्घ सूची दी है किस मंदिर से किस स्थान के गुरुकुल को आर्थिक सहायता मिलती थी। तो मंदिर सहायता देते थे और समाज उनका योगक्षेम चलाता था। ऐसे सारे जो विद्यालय थे उनको धीरे धीरे बंद करवा दिए, अप्रतिष्ठित कर दिए। उसमें पढ़े हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, व्यवसाय का कोई मार्ग नहीं रहता था। और समाज में एक मानस ऐसा तैयार किया गया जैसे अंग्रेजी पढ़े हुए छात्र का हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, उसका इतना सम्मान किया गया। ऐसे समाज मानस का परिवर्तन होता गया। और आप देखिए 19वीं शताब्दी से आज 21वीं शताब्दी में 1822 से आज 2022 माने 200 वर्ष हुए। इन 200 वर्षों में ब्रिटिशों ने पूरा का पूरा हमारी शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया। पाठ्यक्रम भी बदले, पुस्तकें भी बदली, आचार्य गुरुजी नौकर हो गए, वो प्रेरणा के केंद्र नहीं रहे, उनको भी वेतन मिलने लगा, उतने वेतन में चलता नहीं है। तो फिर आज के जमाने में पिछली 2 पीढ़ियों से ट्यूशन आ गया, कोचिंग आ गया, पूरी शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश पद्धति से
आज भी चल रही है। ये इसका प्रतिफल है कि जो मूल भारतीय सिद्धांत हैं वे न तो कोई जानता है न तो कोई मानता है। अब ये आप धर्मपाल जी के ग्रंथ में जो सारे आंकड़े दिए हैं, सर्वेक्षण दिए हैं, आज भी बीएड कॉलेज में शिक्षा के इतिहास में ये नहीं पढ़ाया जाता। ये करुणता नहीं है क्या? हम स्वाधीन हुए 1947 में, उसके बाद तो ये पढ़ाया जाना चाहिए ना। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऐसा आता है, उसमें भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि शिक्षा व्यवस्था का नाश कैसे हुआ और पुनः स्थापना के प्रयास क्या चल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं आता। तो आज भी हम ये मूल बातें जानते ही नहीं हैं। जानते नहीं है इसलिए मानते नहीं है, मानते नहीं है इसलिए करते नहीं है। स्थिति तो वैसी की वैसी है। अब ये जानना, मानना और करना किसी के खाते में तो होना चाहिए। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ये विचार किया है कि हम इसको करेंगे, केवल बोलेंगे नहीं, करेंगे, क्योंकि करने से ही प्रतिफल होता है। अंतिम प्रश्न है ताई, जी। आज सारी समस्याओं के समाधान कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से या सामाजिक रूप से करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु जो सर्वश्रेष्ठ हल है, ज्ञानात्मक हल या ज्ञानात्मक समाधान, उसके ऊपर लोगों का चिंतन ही नहीं है। हाँ। तो जो भारतीय शिक्षा का स्वतंत्रता संग्राम पुनरुत्थान विद्यापीठ ने चला रखा है, तो किस तरह से पुनरुत्थान विद्यापीठ की और भारतीय शिक्षा के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा में ज्ञानात्मक हल और हम सबकी भूमिका है? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि समस्या तो सबको अनुभव में आती है, किसी को भी समस्या चाहिए तो नहीं है। समस्या दूर करना सबकी इच्छा है, परंतु हो नहीं रही है। जितना करते जाओ उतना अधिक उलझते जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा, ज्ञानात्मक हल ही सर्वश्रेष्ठ और आधारभूत हल होता है। अब ये तो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी को तो इसका कुछ पता ही नहीं है, और जब तक सरकार के हाथ में रहेगा वे होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए स्वायत्त रूप में अपना दायित्व मानकर किसी को ये करना चाहिए। जब तक उस व्यवस्था में है तब तक तो होगा नहीं। ऐसा विचार करके पुनरुत्थान विद्यापीठ ने स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है। तो तीनों बातें हैं, ज्ञानात्मक, व्यवस्थात्मक और आर्थिक। आर्थिक के लिए भिक्षा, स्वायत्तता के लिए स्वायत्त, अपने ही ऊपर निर्भर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था, और ज्ञानात्मक के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, पठन पाठन पद्धति, अनुसंधान, नए ग्रंथों का निर्माण, ये सारी बातें ऐसे सभी पक्षों में एक साथ चलेगा। जब तक केवल ज्ञानात्मक में पीछे जाएंगे तब तक ज्ञानात्मक भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वायत्त नहीं है। और अर्थव्यवस्था जब तक बदलेगी नहीं तब तक हम किसी प्रकार से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं, और समाज का प्रबोधन कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने स्वायत्त, अर्थनिरपेक्ष, भारतीय ज्ञान देने वाले विद्यापीठ के रूप में कार्य करना शुरू किया है। इसका प्रमुख सूत्र है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए शिक्षा की योजना, यानी समग्र शिक्षा योजना। अब ये थोड़ा दीर्घ काल तक चलने वाला प्रयास है। आप जानते ही हैं कि 12-12 वर्षों के
5 तपों की यह योजना है। 60 वर्ष तक चलेगी। अभी 20 वर्ष हुए हैं, 21 वर्ष हुए हैं, परंतु और 1/3 हो गया, 2/3 काम तो अभी चलेगा। उसके बाद हमें पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति से गुरुकुल सार्वत्रिक रूप में दिखाई देने लगेंगे। तब से शिक्षा भारतीय होने का प्रारंभ हो जाएगा। कुछ तो हो ही गया होगा, ऐसा प्रभावी प्रारंभ जो समाज को अंतर्बाह्य परिवर्तित करेगा। तो धैर्य पूर्वक, स्थिरता पूर्वक ये प्रयास करने चाहिए। इसका एक वैसे कहें तो वो छोटा सा अंश श्रीनिधि भिक्षा योजना है, और छोटा अंश है इसलिए हम वर्ष भर ये नहीं करते, केवल 1 मास तक करते हैं। उतना ही उसका अनुपात भी होना चाहिए, क्योंकि शेष 11 मास में हमें बहुत कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से करना होता है। तो हम भी सबको आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस श्रीनिधि भिक्षा योजना में सबका समझ पूर्वक, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक सहभाग हो, और इस श्रीनिधि भिक्षा योजना को हर प्रकार से हम यशस्वी बनाए। हरिओम। ताई, आप कहते हैं कि यदि कोई सबसे लंबा रास्ता है और कठिन रास्ता है, लेकिन एकमात्र रास्ता है, तो वही सबसे सरल और वही सबसे लघु रास्ता है। हाँ, हाँ, वही तो व्यावहारिक सत्य है ये तो। तो एक इसलिए ही रास्ता है, तो फिर उसको लंबा रास्ता कह ही नहीं सकते, वह तो छोटे से छोटा कहा जाएगा। ताई, जी। ये सब जो हुआ है, इसका एक मूल कारण ये भी लग रहा है मुझे कि लोगों का स्वाध्याय कम हुआ है, और जो अच्छे हाँ। वीडियो हैं, जैसे ये हमारा चलचित्र बन रहा है, ऐसे वीडियो को 1 घंटा सुनना, उस पर चिंतन मनन करना, ये भी क्षमता कम हाँ, हुई है। तो इसके लिए क्या हाँ, करें कि लोगों का स्वाध्याय बढ़े, इस तरह के अच्छे वीडियो देखें, पुनरुत्थान के वीडियो या पुनरुत्थान का जो आनंद घन केंद्र है, उसके वीडियो देखें, तो क्या करें लोग? कैसे प्रबोधन हो? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उनको ये सुनाते ही रहना चाहिए। माने अभी उनको यदि 5 मिनट सुनने की क्षमता है तो 7 मिनट सुनाओ। 5 मिनट से शुरू करो, परंतु 7 मिनट सुनाओ। 7 मिनट सुनने लगे हैं तो फिर 10 मिनट करो। 10 मिनट सुनते हैं तो 15 मिनट करो। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम 1 घंटे भी प्रेरित कर सकते हैं। मुझे इतना बहुत अनुभव इस विषय में नहीं है, परंतु धीरे-धीरे बढ़ते जाना ये एक व्यावहारिक उपाय हो सकता है। ताई, आज तो श्रीनिधि भिक्षा के बारे में विस्तार से आपने बताया, और मुझे लग जी। रहा है कि यह पर्याप्त एक चलचित्र है। यदि सब इसे सुनेंगे, तो भिक्षा की जी। परंपरा और भिक्षा हाँ। देने, दोनों के लिए लोग प्रेरित भी होंगे, उनका प्रबोधन भी होगा, और हाँ। हमारे गुरुकुलों का योगक्षेम भी चलेगा, पुनरुत्थान विद्यापीठ का योगक्षेम भी जी। चलेगा। हाँ, हाँ, जी। समाज के सहयोग से यह अवश्य यशस्वी होगा, ऐसी श्रद्धा से ही हम इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं, और समाज भी हमारी श्रद्धा को गलत सिद्ध नहीं किया है, सही सिद्ध किया है। यही एक आशा है, यही अच्छे भावी का संकेत भी है।